चलो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल्स के बारे में, ठीक है। एड्रिनल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ऑर्गन। वैसे तो सारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट हैं अपनी अपनी जगह, पर एड्रिनल का बहुत ही स्पेसिफिक रोल है, स्पेशली इन स्ट्रेस सिचुएशन। तो इसलिए एड्रिनल हमारी लाइफ में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एज द इयर्स आर एडवांसिंग स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग इन एवरी पर्सन्स लाइफ, ठीक है। चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, व्हाटएवर। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही एड्रिनल का रोल कह सकते हैं हम कि इट्स गेटिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एड्रिनल ग्लैंड। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस चैप्टर में? वी नीड टू नो कि एनाटॉमी क्या है। डेवलपमेंट बेसिकली आप एनाटॉमी में पढ़ लेंगे एड्रिनल की, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। फंक्शनल लेयर्स क्या है इसकी एड्रिनल की, क्या जोन्स हैं, क्या हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स की सिंथेसिस कैसे होगी, उन हार्मोन्स के एक्शन क्या होंगे, एंड देन क्लिनिकल एप्लीकेशंस कि अगर हार्मोन का लेवल कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो उसका क्या रहेगा। प्लस वी विल ऑल्सो डिस्कस कि इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गेट इंट्रोड्यूस टू द एड्रिनल। एड्रिनल, ठीक है, रीनल के ऊपर कुछ ऐड हुआ है, सो दैट इज एड्रिनल, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि किडनी के ऊपर पड़ा हुआ है। तो एड्रिनल के दो नाम है, एक तो एड्रिनल हो गया और दूसरा हो गया सुप्रारीनल ग्लैंड। बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है, दोनों तरफ किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। सो वी हैव टू एड्रिनल्स लाइक टू किडनी। दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। स्मॉल बाइलेटरल येलोविश रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रेट्रोपेरिटोनियम, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि पेरिटोनियम के पीछे जो ऑर्गन है दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। Lies just above the kidney in the Girota's fascia. Again, Girota's fascia, you have already studied in anatomy. I'm not going to tell you that. फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी इसकी क्या है? जो राइट एड्रिनल है, राइट अपर किडनी के ऊपर है, ट्राइंगुलर इन शेप है। जो लेफ्ट है वो क्रीसेंट इन शेप है। जैसे मून की शेप हम बनाते हैं बचपन से, दैट इज अ क्रिसेंट्रिक शेप। So left is concentric, right is triangular, size is 3 to 6 centimeter long, weight 3 to 5 grams. So you can see कि इतना छोटा ऑर्गन है लेकिन उतना ही ये इम्पोर्टेंट है। जितना छोटा है उतनी ही बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। Width is 2 to 3 centimeters. So ये आपको एड्रिनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया है। एज यू कैन सी ये डिवाइडेड है इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स हमारे कॉर्टेक्स एंड मेडुला में डिवाइडेड हैं। एड्रिनल इज ऑल्सो आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज मेडुला। कॉर्टेक्स 80 to 90% फॉर्म करता है, मेडुला 10% ही फॉर्म करता है, ठीक है। सो कॉर्टेक्स इज 80 to 90% ऑफ द ग्लैंड एंड इट सिक्रीट्स मेनली द कॉर्टिसोल हार्मोन। आगे बात करेंगे, बट कॉर्टिसोल इज द मेन हार्मोन। मेडुला इज 10 to 20% एंड इट सिक्रीट्स कैटेकोलामीन्स। क्या आता है कैटेकोलामीन्स में बेटा? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। सो बेसिकली एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। देन अगेन द कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, राइट। सो जोना ग्लोमेरुलोसा बाहर की लेयर, फेसिकुलेटा बीच की लेयर, रेटिकुलरिस बिल्कुल अंदर की लेयर। अब मेडुला और कॉर्टेक्स का क्या, इनके एक्शंस कैसे डिफरेंट है? जो एड्रिनल मेडुला है ये बेसिकली एक्यूट स्ट्रेस के लिए। एक्यूट स्ट्रेस मतलब, एक्यूट का मतलब होता है इमीडिएट कोई चीज होना, क्रॉनिक का मतलब होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हम एक्यूट कहते हैं। तो एक्यूट स्ट्रेस में हमारा एड्रिनल मेडुला काम करता है थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व। तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, यू रिमेंबर आइदर फाइट और फ्लाइट, जो कि शुरू से है हमारे। अरे बहुत डिस्टर्बेंस है बेटा, व्हाई डोंट यू पीपल कम ऑन टाइम? बंद कर दो डोर। सो ए मेडुला इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूट थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के लिए द कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सो 80 to 90% ऑफ द एड्रिनल इज मैनेजिंग एक्चुअली द chronic stress instead of the acute stress. Only 10% is managing the acute stress, ठीक है। दरवाजा बंद करो। So adrenal medulla is stimulated by sympathetic nerves. It secretes adrenaline, noradrenaline, epinephrine, norepinephrine. It is responsible for acute stress or fight or flight response.
adrenal cortex, long-term stress response through hypothalamus, pituitary, adrenal axis. Now understand this. Done? What's the time? 9:10. That's it. Is there any way to lock this up? ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो आपके क्रॉनिक स्ट्रेस को मेंटेन करता है, एड्रिनल मेडुला जो है वो आपके एक्यूट स्ट्रेस को मेंटेन करता है। ठीक है, अब मेडुला ने तो काम करना है थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। उसमें आप ये पढ़ भी चुके हो कि कैसे होता है जब हमने एएनएस स्टडी किया था। जो कॉर्टेक्स वाला काम है वो हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल, एक पूरा एक्सेस बनता है। आप ऐसे देखें कि इफेक्टर ऑर्गन्स तो बॉडी हो गया है ना, उसकी मसल्स हो गई, टिश्यूज हो गए, उसके ऊपर कौन काम कर रहा है? द हार्मोन विच इज बीइंग रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन विच इज being released from pituitary, and pituitary itself is under the control of hypothalamus. It is almost like कि भगवान की जगह हाइपोथैलेमस बैठा हुआ है, फिर उसके बाद आते हैं गुरु जो भगवान की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो गुरु है आपका पिट्यूटरी, उसके बाद क्या आते हैं? गुरु के बाद क्या आते हैं? गुरु के चेले। सो व्हाट इज चेला? चेला इज द एड्रिनल, एंड फाइनली कम्स द भक्त जो कि हम लोग हैं, विच इज द इफेक्टर ऑर्गन। अंडरस्टूड? सो मेनली द हायर पावर हियर इज द hypothalamus, that is controlling the pituitary. Pituitary is then controlling the adrenal, and then finally the effector organs के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? अगेन द फंक्शनल एनाटॉमी एक बार वापस इन्होंने बताया है। एक दोनों किडनीज के ऊपर है, आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है। इस तरीके से केयूबी में आपको दिख सकता है। वी कैन नॉट फाइंड द एड्रिनल ऑन यूएसजी और केयूबी। This is again the functional anatomy, division into cortex and medulla. These are the layers, the three layers of the cortex. कौन सी? Glomerulosa, fasciculata and reticularis. As you can understand, glomerulosa, तो glomerulus में क्या है? U-shaped है। Glomerulus is basically U-shaped. क्या होता है U-shaped? उसमें loop of Henle. So glomerulosa. Fasciculata मतलब फेसिकल्स बने हुए हैं। फेसिकल्स का मतलब कॉलम्स, तो ये कॉलम्स में अरेंज्ड है। ये आपको एनाटॉमी में काम आएगा। एनाटॉमी में आपकी स्लाइड्स हैं इस पे, तो अंडरस्टैंड कि जहां पे भी रेटिकुलरिस वर्ड आ रहा है वहां पे रेटिकुलम बना हुआ होगा। रेटिकुलम इज अ नेटवर्क, जाल। जहां पे फेसिकुलेटा आता है वहां पे कॉलम्स या फेसिकल्स बने हुए होंगे। जहां पे ग्लोमेरुलोसा आता है वहां पे कुछ ना कुछ यू शेप्ड होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यू शेप्ड हो गया। फेसिकुलेटा में फेसिकल्स या साइनोसाइड्स बिटवीन कॉलम्स, एंड कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स इज the reticularis. Again, this is a slide जो कि आपको एनाटॉमी में दिखाई जाती है, हिस्टोलॉजी में, showing the three layers. Finally, physiology part कि इसका काम क्या है। We are more concerned with the physiological aspect कि ये करता क्या है। So what it is doing is, जो ग्लोमेरुलोसा है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में हम फोकस करेंगे एल्डोस्टेरॉन पे। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन इज द मेन हार्मोन, इसके साथ साथ डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन भी है। फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेन क्या आएगा? कॉर्टिसोल। ठीक है, सो कॉर्टिसोल और हाइड्रोकॉर्टिसोल। देन रेटिकुलारिस, रेटिकुलारिस मेनली सेक्स एंड्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, दिस इज बीइंग रिलीज फ्रॉम द रेटिकुलारिस। ये तीन जो फंक्शनल डिवीजन है ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिवीजन क्या रिलीज करिए। बेटा एक बार खोल के अंदर एंटर करवा दे जो जो आना चाह रहे, उसके बाद वापस बंद कर दो। ठीक है, सो द आउटर मोस्ट लेयर इज रिलीजिंग एल्डोस्टेरॉन, उसके बाद वाली लेयर इज रिलीजिंग कॉर्टिसोल, और उससे भी अंदर वाली लेयर इज रिलीजिंग सेक्स स्टेरॉइड्स। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ पिक्चर बेटा, you should write it down. Write it down. I think you are done with the CNS. CNS part is still going on, or you are done with it? Going on. तो उसमें मेमोरी हो गई, मेमोरी डिस्कस हो गई या नहीं हुई? अभी लर्निंग एंड मेमोरी नहीं हुई।
सो लर्निंग एंड मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट एक होता है विजुअल और एक होता है स्किल। जब आप कुछ लिखते हैं तो आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, उसकी मेमोरी हमेशा ज्यादा रहेगी। आप सिर्फ देखेंगे या सिर्फ फोटो खींचेंगे तो उससे आपकी मेमोरी नहीं रहेगी। विजुअल मेमोरी इज ऑलवेज लेस। 9 से 10 मेरी क्लास हो तो यू हैव टू कम एट 9। यू कैन नॉट एंटर एट 9:20, 9:25, 9:30, यू कैन नॉट एंटर। इफ आई कैन मेक इट, यू कैन मेक इट टू। ठीक है, जल्दी चलो। Half of the lecture is gone in making you come inside and settle down. So, अभी तक जो हमने पढ़ा, please settle down quietly and listen. We have started the adrenal gland. Adrenal gland को suprarenal gland भी कहा जाता है। उसके दो पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स जो है क्रॉनिक स्ट्रेस को ट्रीट कर रहा है, मेडुला जो है वो एक्यूट स्ट्रेस को ट्रीट कर रहा है। मेडुला सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू एक्यूट स्ट्रेस को डील करेगा, जो कॉर्टेक्स है वो क्रॉनिक स्ट्रेस को डील करता है अंडर द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। ठीक है, अब आगे कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। द लेयर्स इज ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा लेयर जो है, जो बिल्कुल बाहर की है, इट इज यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप, एंड इट हैज it is secreting aldosterone. जो फेसिकुलेटा है, that is secreting the glucocorticoids. Out. Both of you please get up and get out. ना अपनी इंसल्ट करवाना। Out. ठीक है, फेसिकुलेटा is secreting the glucocorticoids, and finally the reticularis, which is the innermost layer, is secreting the sex hormones. You also, ma'am. That is secreting androgens, right? तो ये इसके हॉर्मोन्स हैं डिफरेंट लेयर्स के। क्लोज द डोर आफ्टर हर बेटा। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में इंक्लूड होता है कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरोन इफेक्ट। ग्लूकोज, व्हाट आर इट अफेक्ट? इट इज बेसिकली अफेक्टिंग द ग्लूकोज एंड द फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। रिमेंबर, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो एक्ट करते हैं ऑन द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हैं वो एक्ट करेंगे मिनरल के ऊपर। मिनरल कौन सा? सोडियम, पोटेशियम। तो सोडियम, वाटर एंड पोटेशियम, मिनरलोकॉर्टिकॉइड विल एक्ट ऑन दैट। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स तो अपने एंड्रोजेंस हैं जो कि सेक्स ऑर्गन्स पे एक्ट करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। वी आर गोइंग टू बेसिकली टॉक अबाउट कॉर्टिसोल टुडे। सो कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। तुमसे डोर नहीं खुल रहा? बंद कर दो। नो, यू स्टे आउट प्लीज। आई एम नॉट अलाउइंग एनीवन इनसाइड। शट द डोर। अब कॉर्टिकल सेल्स, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। हमने क्या बात करी है कि ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे ये मेनली काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ये प्रोटीन और फैट पे भी काम करेगा। सेल्स कौन से हैं? कॉर्टिकल सेल्स हैं, जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है कि उस पे राइबोसोम्स नहीं लगे हुए। रफ एंडोप्लाज्मिक पे राइबोसोम्स होते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ लिपिड्स, मेनली कोलेस्ट्रॉल इन एस्टर फॉर्म, ऑल्सो कंटेन विटामिन सी। ऑल हॉर्मोन्स आर स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। CPP ring you will be studying in biochemistry. साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोपेनेथ्रिन रिंग, ये इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज हाउ दे आर मेड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ रहा है? हार्मोन बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ रहा है? ब्लड से आ रहा है, LDL फॉर्म। जो एड्रिनल है, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, उसके ऊपर LDL रिसेप्टर्स हैं ढेर सारे। इट इज फिल्ड अप विद LDL रिसेप्टर्स। तो जो भी LDL ब्लड में घूम रहा है, दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एड्रिनल ग्लैंड, एंड दैट LDL कोलेस्ट्रॉल लो लिपिड डेंसिटी, ठीक है,
लो लिपिड डेंसिटी वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड अल्टीमेटली इनटू कॉर्टिसोल और प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन और इनटू एल्डोस्टेरोन. हाउ? सी, कोलेस्ट्रॉल से बनेगा प्रेग्नेनोलोन, देन प्रोजेस्टेरोन. ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो एक छोटा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या पाथवे है. ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलोन बनेगा, उससे प्रोजेस्टेरोन बनेगा एंड प्रोजेस्टेरोन से अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन बनेगा. अगर दूसरी तरफ अपन देखें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैसे बन रहा है, तो अगेन फर्स्ट स्टेप वही है, प्रेग्नेनोलोन बनेगा. प्रेग्नेनोलोन से 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन. यहाँ पे एक 17 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करता है. अगर ये एंजाइम नहीं हो तो कॉर्टिसोल नहीं बनेगा और उस पेशेंट को एड्रिनल इनएफिशिएंसी रहेगी. ठीक है, so 17 hydroxy pregnenolone which is converted to 17 hydroxy progesterone, finally to deoxycortisol and then to the cortisol. This is the way the hormone is being synthesized from the cholesterol. So remember, LDL receptors adrenal के ऊपर हैं. LDL कोलेस्ट्रॉल से फर्स्ट स्टेप प्रेग्नेनोलोन बनना है और उससे आगे आइदर प्रोजेस्टेरोन बनेगा या फिर प्रोजेस्टेरोन से आगे आपका कॉर्टिसोल या डीऑक्सीकॉर्टिसोल या बाकी एंड्रोजन बनेंगे. ठीक है, दिस इज द सिंथेसिस. अगेन यही चीज उन्होंने वापस बताई है. यू कैन सी इसमें लिखा हुआ है प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. क्यों उसको मेंशन किया हुआ है? क्योंकि एचडीएल रिसेप्टर्स नहीं है, वीएलडीएल रिसेप्टर्स नहीं है, ओनली एलडीएल रिसेप्टर्स आर देयर. ठीक है, दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल्सो. सो व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स डज एड्रिनल हैज? इट हैज एलडीएल रिसेप्टर्स. तो वहां से कोलेस्ट्रॉल लिया, कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्नेनोलोन में ब्रेक डाउन किया एंड फाइनली इनटू ईस्ट्राडायोल, कॉर्टिसोल और डीएचईए. ठीक है, प्लाज्मा लेवल्स वेरिएट करते हैं, डायurnal वेरिएशन होती है. कॉर्टिसोल का जो मैक्सिमम लेवल है वो सुबह 8 बजे होता है, मतलब इट इज अराउंड 4 to 8 o'clock. 8 बजे हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पेशेंट को हम 8 बजे तक भेजते हैं कि आप अपना कॉर्टिसोल करवा के आओ. अदरवाइज 4 बजे से लेके मतलब 3 बजे के बाद कॉर्टिसोल बढ़ना शुरू होता है और 4 बजे से 8 बजे तक उसका जो मैक्सिमम लेवल होता है. अगर हमें किसी पेशेंट में एड्रिनल इनएफिशिएंसी को चेक करना है तो वी हैव टू गेट द कॉर्टिसोल लेवल टेस्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, प्रेफरेबली इट शुड बी डन अराउंड 5 to 6 AM, बट वी कैन नॉट डू दैट. सो हम 8 बजे का टाइम पेशेंट को मैक्सिमम देते हैं. अब इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? रिमेंबर, कोई भी जो हार्मोन है वो बाउंड फॉर्म में घूम सकता है पर काम नहीं करता जब तक कि वो फ्री फॉर्म में नहीं आता. फ्री फॉर्म ही है जो एक्शंस लेके आएगी. बाउंड फॉर्म में वो वैसे बॉडी में घूमता रहेगा. तो सेम चीज आपके कॉर्टिसोल के साथ है. प्रोटीन के साथ बाउंड करके इसको ट्रांसपोर्टिन कहते हैं. ट्रांसपोर्टिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है. एल्ब्यूमिन के साथ भी बाइंड करता है. फ्री फॉर्म जो है फिजियोलॉजिकल एक्शंस के लिए सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है. तो ऑब्वियसली अगर बाउंड फॉर्म कम हो रही है तो कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं, कुछ भी होगा, कम नहीं होगा. ठीक है, लेकिन अगर फ्री फॉर्म कम हो गई तो इमीडिएटली इफेक्ट आएगा. ट्रांसकॉटिन क्या है? इसका नॉर्मल परसेंटेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये लिवर में बनता है. ट्रांसकॉटिन जो है वो लिवर में बनेगा, तो कोई भी लिवर की डिजीज होगी तो ये कम हो जाएगा. और स्टिमुलेट किससे होता है? ये ईस्ट्रोजन से स्टिमुलेट होता है. तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा. तो अगर किसी पेशेंट को हम प्रेग्नेंट पेशेंट का हार्मोनल लेवल कराएंगे तो वो इंक्रीज आएगा. दैट डज नॉट मीन दैट शी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ अ इशू विद हर हार्मोनल लेवल्स. इट इज नॉर्मल. ठीक है, क्योंकि ईस्ट्रोजन इसको इंक्रीज करता है. मेटाबॉलिज्म यूरिन में एक्सक्रीट होता है. इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. यूरिन में ये एक्सक्रीट हो जाता है फाइनली. ठीक है, अब इसका करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वैसे आप कर चुके हो. तो सेक्स स्टेरॉइड्स का बेसिकली क्या है? स्टेरॉइड्स के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो हार्मोन जाके या तो साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर के साथ बाइंड करके न्यूक्लियस की तरफ को चला जाएगा या वो सीधे ही न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाके लटक जाएगा. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज गोइंग टू चेंज समथिंग इन द डीएनए. या तो किसी जीन की को बढ़ा देगा या किसी जीन के एक्सप्रेशन को कम कर देगा. तो जीन के जो भी चेंज ये डीएनए में करेगा वो आगे एमआरएनए को ट्रांसफर किया जाएगा. एमआरएनए फिर न्यू प्रोटीन बनाएगा जिसका एक्शन होगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. All the 6 steroids, they are acting this way. They have receptors in the cytoplasm or in the nucleus. They are going to bind to it.
cause some kind of a change in the DNA which is going to be transcripted to the mRNA and then translated into a new protein. ठीक है, transcription is DNA to RNA and translation is RNA to protein. So this is again यही दिखाया आधे लोग ने, तुम सो रहे हो पता है. So this is a nuclear receptor, DNA में change दिखाया, transcription से mRNA बना, mRNA की translation से new protein is being formed. ये जो protein है इसने आगे physiological action करना है. ठीक है, अब इसकी regulation, as I told you, hypothalamus, pituitary, adrenal, effector organ. हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा? रिलीजिंग हार्मोन. पिट्यूटरी से क्या होगा? स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंड फाइनली जो भी ऑर्गन है उससे आपका रिलीज हो जाएगा जो हार्मोन हम स्टडी करना चाहते हैं. तो सबसे ऊपर क्या आएगा? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? रिलीजिंग हार्मोन के बाद स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो स्टिमुलेटिंग कौन सा आया इसमें? ACTH. ACTH adrenocorticotropic hormones. ठीक है, and then finally it is being adrenal gland is releasing its hormones. रेगुलेशन इतना ही है. ठीक है, ये इन्होंने सारा पोर्टल सिस्टम दिखाया है कि किस तरीके से हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. स्ट्रेस इज बेसिकली, स्ट्रेस कहाँ पे एक्ट करता है बेटा? अगर स्ट्रेस है तो व्हाट इज बीइंग अफेक्टेड? नर्वस सिस्टम में कहाँ? ब्रेन में कौन सा स्पेसिफिक चीज है जो स्ट्रेस से या इमोशंस से इफेक्ट होती है? लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम इज बेसिकली व्हाट इज मेकिंग अस ह्यूमन. ठीक है, सो लिम्बिक सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है स्ट्रेस. लिम्बिक सिस्टम कहाँ है? हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस के ऊपर स्ट्रेस एक्ट करेगा. वो क्या करेगा? रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ाएगा. रिलीजिंग हार्मोन आगे पिट्यूटरी से ACTH को इंक्रीज कर देगा और वो कॉर्टिसोल को इंक्रीज करेगा और फिर इसका होगा नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, जैसे ही कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में बढ़ेगा इट इज गोइंग टू सप्रेस द पिट्यूटरी. ठीक है, अगर कॉर्टिसोल लेवल लो है तो ACTH लेवल हाई जाएगा. नॉर्मली कॉर्टिसोल का लेवल जो है 10 से 14 तक होता है. 10 इज द लोअर लिमिट, 14 to 16 इज द अपर लिमिट. तो अगर हम नॉर्मल लैब में टेस्ट कराते हैं तो किसी का 13, 14, 15 कॉर्टिसोल आता है तो इट इज नॉर्मल. अगर 10 तक भी आता है तो इट इज ओके. लेकिन अगर 8 तक लेवल जाता है तो दैट मीन्स कि वो पर्सन नॉर्मल लाइफ तो लीड कर सकता है लेकिन किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को वो डील नहीं कर पाएगा. स्ट्रेसफुल सिचुएशन का मतलब क्या है? तेजी से सीढ़ियां उतरना, बुखार आ जाना, वायरल हो जाना, कोविड हो जाना, व्हाटएवर, कोई भी तरीके की, इवन मेंस्ट्रुएशन, पेन ज्यादा होना, इन सब में कोई फ्रैक्चर हो जाना, ऑल दीज आर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस फॉर अ पर्सन, for every person, but it is going to be very difficult for a person who is having low cortisol levels of up to 8. ठीक है, 10, 11 तक भी हो it is still manageable. तो अगर किसी का cortisol level इतना लो हो कि 8 या 9 है तो we have to give steroids to that person lifelong. ठीक है, lifelong वो person steroids पे रहेगा अगर उसका cortisol लो है. तो ये आपको दिखाया है कि किस तरीके से स्ट्रेस जब हुआ तो हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, पिट्यूटरी पे एक्ट किया और पिट्यूटरी ने कॉर्टिसोल को बढ़ाया ताकि उस स्ट्रेस को डील कर सके. अब कॉर्टिसोल करता क्या है? दिस वी विल डिस्कस. कैसे, क्या इसके एक्शंस हैं? बहुत इजी है समझना. कोई भी स्ट्रेस हो तो क्या चाहिए उसको डील करने के लिए? व्हाट डू वी नीड? एनर्जी. वी नीड एनर्जी. एनर्जी का मतलब क्या है हमारी बॉडी में? ग्लूकोज. ठीक है, तो क्या करना है? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना है ताकि ग्लूकोज मिले. ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाना है ताकि नया ग्लूकोज मिल सके. ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना है बाय वाइटल ऑर्गन्स. नॉन वाइटल की तरफ वो ध्यान नहीं देता. नॉन वाइटल ऑर्गन्स को बॉडी मानती ही नहीं है जब आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो. हाथ पैर काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज योर ब्रेन, योर हार्ट, योर लिवर, योर किडनी. दिस, तो व्हाट इट विल डू इज कि इनकी सबकी एक्टिविटी को ये बढ़ा देगा. इट विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, है ना. हार्ट बढ़ाएगा तभी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा और इन्हीं को ही ग्लूकोज की सप्लाई भी ये बढ़ा देगा. तो पेरिफेरल ऑर्गन्स को ग्लूकोज की सप्लाई ये कम कर देगा और वाइटल ऑर्गन्स को ग्लूकोज दे देगा. ठीक है, इससे बेसिकली पूरी बॉडी को इस तरीके से मैनेज करना है कि किसी तरीके से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एनर्जी की कमी ना हो. समझ आए? कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, सो व्हाट इज इट डूइंग? इट इज प्रोवाइडिंग रेडी ग्लूकोज.
ग्लाइकोजन से कोई लेना देना नहीं, फैट डेपोजिशन से कोई लेना देना नहीं, प्रोटीन के बनने से कोई लेना देना नहीं। हर चीज को ये क्विकली ब्रेक डाउन करेगा ताकि रेडी ग्लूकोज बॉडी के पास पहुंच जाए। सो व्हाट इट इज डूइंग इज acting on all these, we'll discuss one by one. First is carbohydrate metabolism. See, anti-insulin effect leading to hyperglycemia, है ना, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। ऑब्वियसली रेडी सोर्स क्या है, ग्लूकोज, कहाँ होना चाहिए, ब्लड में, तो ये क्या करेगा, एंटी इंसुलिन इफेक्ट करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगा, तो ग्लूकोज लेवल इस पेशेंट का हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, it is basically providing fuel molecules in circulation. It also maintains the metabolic stability। रात को ये छोड़ दो, ये थोड़ा सा डिटेल है इसका। Increased gluconeogenesis, as I said, जितना भी खाना खाया है उसको ग्लूकोज में बनाओ तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन पेरिफेरल टिश्यूज लाइक मसल, स्किन, बोन एंड एडिपोज टिश्यू को ये कम करेगा। ठीक है, कहाँ इंक्रीज करेगा, हार्ट, ब्रेन, आरबीसी एंड लिवर। हार्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेन उस समय पूरा काम करना चाहिए, लिवर पूरा अच्छे से काम करना चाहिए क्योंकि सारे एंजाइम लिवर में बन रहे हैं, सारे प्रोटीन लिवर में बन रहे हैं, हर काम में, हर चीज में लिवर का काम है मेटाबॉलिज्म में। एंड आरबीसी, भाई आरबीसी नहीं तो ऑक्सीजन कैरी करनी है, उस समय ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो इन चार चीजों को स्पेयर करके बाकी सारे ऑर्गन्स को ये ग्लूकोज नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो क्या होगा, फैट नहीं देगा तो पर्सन थिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब थिन नहीं होगा, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि जो एक्सट्रीमिटीज है वहां से हटके ट्रंक पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सट्रीमिटीज को प्रोटीन नहीं दे रहा तो क्या होगी, एक्सट्रीमिटीज बिल्कुल पतली हो जाएंगी, मसल वेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ये बालों को या हेयर को या स्किन को नहीं दे रहा तो स्किन में क्या हो जाएगा, एक तो एसीटीएच अपने आप में बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो भी पिगमेंटेशन कॉज करेगा, प्लस ये तो स्किन क्रैक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, पिगमेंटेशन हो जाएगी, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हेयर फॉल ज्यादा रहेगा, डिक्रीज्ड स्ट्रेंथ रहेगी बालों में, नेल्स में डिक्रीज स्ट्रेंथ रहेगी, तो एवरीथिंग, इवन बोन से ये क्या करेगा, अगेन इसको क्या है कि मुझे इस समय कोई ग्रोथ नहीं करनी, मेरे को तो सिर्फ स्ट्रेस मैनेज करना है। जब किसी चीज को ग्रोथ करनी होती है तो वो इन चीजों में फोकस करता है कि बोन की तरफ को जाओ, स्किन की तरफ को जाओ, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ है ही नहीं, तो वो कह रहा है कि बोन से भी नहीं चाहिए मुझे, कैल्शियम निकालो, बॉडी को दो, रेडी यूटिलाइजेशन करो। So what is going to happen? Calcium is going to come out of the bones into the circulation and this will lead to side effect क्या है, osteoporosis, bones जो है वो वीक हो जाएंगी। ठीक है, कुछ समझने में प्रॉब्लम। अब कार्बोहाइड्रेट का हो गया, ग्लूकोज की नियोजेनेसिस करनी है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन वाइटल ऑर्गन्स में बढ़ानी है, नॉन वाइटल को ग्लूकोज नहीं देना, ग्लाइकोजन को डिपॉजिट नहीं करना। ठीक है, अब आ जाओ फैट पे, फैट को अगेन डिपॉजिट नहीं करना और फैट को ब्रेक डाउन करना है ताकि ग्लूकोज मिलता रहे। ठीक है, तो क्या होगा, लाइपोलाइसिस, जो ग्लूकोज है वो फैट जो है वो ब्रेक डाउन होगा, लाइपोलाइसिस होगा। इटसेल्फ इसकी लाइपोलिटिक एक्टिविटी कम है, लेकिन ये दूसरे हॉर्मोन्स की लाइपोलिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। जब एक हार्मोन अपने आप काम करता है तो हम कहते हैं कि ये इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है। जब ये हार्मोन किसी दूसरे हार्मोन से काम करवाता है तो हम कहते हैं कि ये परमिसिव एक्शन है, ये उसको परमिशन दे रहा है कि तुम करो, मैं तुम्हें परमिट करता हूं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसका परमिसिव एक्शन है एपिनेफ्रिन और ग्रोथ हार्मोन पे, लाइपोलाइसिस करना। खुद नहीं करेगा, खुद कह रहा है कि ठीक है मैं तो मैनेज कर ही रहा हूं ग्लूकोज को, फैट को तुम मैनेज करो, तो ये परमिसिव एक्शन है ऑन एपिनेफ्रिन एंड ग्रोथ हार्मोन। इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ लाइपोलाइसिस हो गया, फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं होने देगा, कोई जरूरत नहीं उसको, तो ये है कि ग्लूकोज दो, रेडी चीज दो, तो फैट स्टोरेज बाद में देखी जाएगी। ठीक है, लाइपोजेनिक एक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट का है कि ये जो एडिपोसाइट्स है उनको डिफरेंशिएट कर देता है। तो व्हाट इज अल्टीमेटली गोइंग टू हैपन इज कि फैट डेपोजिशन ट्रंक पे आपके ज्यादा हो जाएगी, एब्डोमेन एंड ट्रंक पे, एंड एक्सट्रीमिटीज और सारा ये जो आपके हिप्स और इस सबसे, थाइज, इन सबसे जो फैट है वो कम हो जाएगा। तो एक्सट्रीमिटीज विल बी थिन बट एब्डोमेन वुड बी प्रोट्रूडिंग। राइट, क्लियर है? ये इसका नाम है, एक तुमने पढ़ा होगा ऐसे पर्सन का जिसमें फैट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। कशिंग सिंड्रोम में अपीयरेंस क्या होती है? हाँ,
लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस, लेमन ऑन स्टिक, ठीक है, मोटा गोल आदमी लेकिन जो उसकी टांगे और बाजुएं हैं वो बहुत पतली हैं, सो इट इज लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस, ठीक है, ये हम करेंगे आगे। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अगेन प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करो, इम्यूनो एसिड में कन्वर्ट करो और उसको ग्लूकोज बनाने दो, सब चीजों को ब्रेक डाउन करो, एनर्जी सोर्स जो है वो रेडी अवेलेबल चाहिए हमें। तो अगेन प्रोटीन को इसने ब्रेक डाउन किया, एलेनिन बनाया, एलेनिन से पायरुविक एसिड, ये कौन सा साइकिल है? एलेनिन, पायरुविक एसिड और ये ग्लूकोज फॉर्मेशन, कौन सा साइकिल है? ये क्रेब्स नहीं है, क्रेब्स साइकिल ही तो है, क्रेब्स साइकिल में तो ये ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है। बेटा थोड़ा सा तो एक्टिव रहो, ठीक है। एंटी एनाबॉलिक एक्शन, लिवर को ये स्पेयर कर देता है, लिवर को कहता है कि तू अपने प्रोटीन्स को मैनेज कर ले, रख ले अपने पास, बाकी सब जगह ये प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अगेन एक एमसीक्यू है कि सब जगह इसका कैटाबॉलिक एक्शन है एक्सेप्ट लिवर, ठीक है, लिवर के प्रोटीन्स को ये मैनेज करने देगा क्योंकि लिवर को ये बहुत वाइटल समझता है, विच इज देयर। अब और क्या करेगा? सोडियम एंड वाटर पे आ जाओ, सोडियम को रिटेन करेगा, सोडियम को रिटेन करेगा तो सोडियम के साथ साथ वाटर भी रिटेन होगा क्योंकि उसको ये क्या लग रहा है कि हमारे जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो अच्छे से काम करना चाहिए, तो इट इज गोइंग टू रिटेन द सोडियम एंड उसके साथ साथ वाटर ऑटोमेटिकली आपका रिटेन होगा। तो अगर इस किसी पेशेंट में एड्रेनल बहुत हाइपर फंक्शनिंग है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वाटर इंटॉक्सिकेशन, एडिमा हो जाएगा, पिटिंग एडिमा एवरीवेयर, ठीक है। सो मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी को सिमुलेट करता है, सोडियम एंड वाटर इज रिटेन्ड, पोटेशियम इज एक्सक्रीटेड, तो पोटेशियम एक्सक्रीट हो गया तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इज इंक्रीज, इसके साथ साथ ये एडीएच के साथ मिलके काम करता है, इनएक्टिवेशन ऑफ एडीएच करता है। अगर एड्रिनल कॉर्टिकल इनएफिशिएंसी है तो इट इज गोइंग टू लीड टू वाटर इंटॉक्सिकेशन। अब आ गए परमिसिव एक्शन जिसके बारे में अपन ने पहले बात की है कि एक इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन है, दूसरे हैं ये दूसरे हार्मोन्स को परमिट कर रहा है काम करने के लिए। तो एक तो अपन ने बात कर ही ली थी, किसको कर रहा था? एपिनेफ्रिन को, और किसको कर रहा था? हाँ, ग्रोथ हार्मोन को, कि तुम लाइपोलाइसिस कर दो, तो वो इसका परमिसिव एक्शन था। ग्लूकागॉन एंड कैटेकोलामीन्स फॉर कैलोरीजेनिक एक्शन, कैलोरीजेनिक का मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज को मतलब कैलोरीज को बढ़ाना, ब्लड में कैलोरी मतलब कैलोरी प्रेजेंट हो यूटिलाइजेशन के लिए, सो बेसिकली ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाना, ठीक है। कैटेकोलामीन्स फॉर लाइपोलिटिक एंड ग्लाइकोजेनोलिटिक एक्शन एंड साथ साथ इसका बीपी को मैनेज करना एंड ब्रोंकोडायलिटेशन, ये भी ये परमिसिव एक्शन है इसका, ठीक है। कैसे होगा? विल डू दैट लेटर। मसल्स के ऊपर, अब मसल को काम नहीं करवाना, इसके लिए स्ट्रेस में मसल का रोल नहीं है। इसके लिए मसल का रोल नहीं है, मसल में प्रोटीन सिंथेसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करे नहीं करे, वीक हो, वेस्टिंग हो, स्ट्रेंथ जाए, इट इज एट दैट मोमेंट इट इज नॉट कंसर्न। लेकिन कंसर्न किससे? हार्ट की मसल से। तो कार्डियक की मसल को, हार्ट की मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये इंक्रीज करेगा, पेरिफेरल मसल्स को ये वीक कर देगा, ठीक है। सो व्हाट इज सेइंग? कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड वर्क परफॉर्मेंस, स्केलेटन मसल्स में एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस को बढ़ाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है अगर एसीएच ज्यादा हो, लेकिन मसल वेस्टिंग हो रही है क्योंकि प्रोटीन नहीं मिल रहा मसल, ठीक है। सेकेंडली कार्डियक, कार्डियक में ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को बढ़ाएगा। तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगी। देन डिक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ, अगर कॉर्टिसोल एक्सेस हो जाए तो ऑब्वियसली मसल मास और मसल की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नो प्रोटीन फॉर्मेशन। बोन्स बात कर ही ली हमने, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, नई बोन बनने नहीं देगा, बोन सेल्स को बनने नहीं देता, वो कह रहा है अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, अभी स्ट्रेस को डील करो, तो नए बोन्स बनेंगे नहीं। सो देयर इज डिक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है। हमेशा अगर कोई चीज कम होती है तो उसको ऑपोजिट चीज इंक्रीज ही होगी वैसे भी, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट को कम कर दिया, ऑस्टियोक्लास्ट को बढ़ा दिया, ऑस्टियोक्लास्ट को बढ़ाएगा तो कैल्शियम बोन से निकलेगा, बोन वीक होगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। So such a patient would be more prone to fractures.
कनेक्टिव टिश्यू बात हमने कर ही ली थी. इट इज नॉट गिविंग द प्रोटीन टू स्किन, हेयर, कैपिलरीज. इट इज नॉट गिविंग. सो थिन कैपिलरीज, थिन हेयर, स्किन इज ऑल्सो ड्राई, कोलेजन सिंथेसिस इज नॉट हैपनिंग, रिंकल्ड ड्राई स्किन. ठीक है. वैस्कुलर सिस्टम पे क्या करेगा? वैस्कुलर सिस्टम में इसका रोल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉर्टिसोल इज बेसिकली मैनेजिंग योर ब्लड प्रेशर. हमने बात की थी कि इसका परमिसिव एक्शन है वेसोसप्रेसर करना, है ना, मतलब वेसोप्रेसर इज बीपी मैनेजिंग करना. ठीक है. कैसे कर रहा है? इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये मायोकार्डियल परफॉर्मेंस को सस्टेन्ड रखता है. जो हमने बात की थी ना, नाइट में मायोकार्डियल एक्शन को प्रॉपर रखना. दिस इज द एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल. अगर कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं होगा तो हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रात में कम हो जाएगी. इस चीज को मैनेज करने के लिए कॉर्टिसोल का एडिक्वेट लेवल होना जरूरी है. ठीक है. और कॉर्टिसोल का एडिक्वेट लेवल होगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर रहेगी. हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर रहेगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू गेट मैनेज्ड. व्हाई? बिकॉज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिपेंडिंग अपॉन द contraction of the heart and diastolic is depending upon the peripheral resistance. Thank God ये तुम्हें याद हो गया है ultimately, है ना? So vasopressor effect है because it is enhancing the catecholamines and angiotensin 2. Angiotensin 2 और catecholamines पे जो इसका action है, again it is a permissive action. So it is allowing them to do the vasopressor. Please keep quiet. Enough. ठीक है. It is decreasing the production of vasodilator prostaglandins. तो ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ये कम कर रहा है. अभी दो चीजों में प्रोस्टाग्लैंडिन्स काम कर रहे हैं. एक तो वेसोडाइलेटेशन कर रहे हैं, दूसरा ये फीवर में भी बढ़ते हैं. फीवर वाला रोल भी इसका कॉर्टिसोल का बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन बात करेंगे इस बारे में. तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करता है, वेसोडाइलेटेशन को कम करता है. वेसोडाइलेटेशन को कम करता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी. एग्जैक्टली. एंड ब्लड प्रेशर विल बी मेंटेन्ड. मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम बाय डिक्रीजिंग परमेबिलिटी ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम. ये सब चीजें याद रखना. क्या क्या कर रहा है? एक तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कर रहा है तो वेसोडाइलेटेशन कम कर रहा है. दूसरा ये एंडोथेलियम की परमेबिलिटी को कम कर रहा है. ठीक है. ये दोनों एक्शंस आगे काम आएंगे. किडनी में अगेन ये वाटर इंटॉक्सिकेशन तो हो रही है, उसको हटाने के लिए जीएफआर को बढ़ाएगा ताकि वो निकल सके. लेकिन ये काउंटर सा चलता रहता है. ठीक है. सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन चलती रहेगी एंड एक्सक्रीशन वाटर की भी एंड सोडियम की भी बढ़ती रहेगी. मोर ऑफ पोटेशियम इज एक्सक्रीटेड. इससे ज्यादा अपन इसको नहीं डिस्कस करेंगे. स्ट्रेस का बात कर ही लेंगे बाद में. ये बताया है कि स्ट्रेस किस किस तरीके की हो सकती है. फिजिकल स्ट्रेस हो सकती है, इमोशनल हो सकती है एंड भूख की स्ट्रेस हो सकती है. हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. इमोशनल, फियर हो गया, ब्रेकअप हो गया. सबसे ज्यादा इमोशनल तुम्हारे वो डिस्टर्बेंस होती है. एंड देन फिजिकल स्ट्रेस. ठीक है. सो ये तीनों तरीके की स्ट्रेस जो हैं ये किसको इफेक्ट करेंगी? लिम्बिक सिस्टम ऑफ द हाइपोथैलेमस. ठीक है. प्लीज, लिम्बिक सिस्टम ऑफ द हाइपोथैलेमस को ये इफेक्ट करेंगी क्योंकि लिम्बिक सिस्टम इज द थिंग विच इज कंट्रोलिंग द इमोशंस एंड एवरी स्ट्रेस रिलेटेड थिंग्स. तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ा देगा. वो पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा. पिट्यूटरी क्या करेगा? एसीटीएच को बढ़ा देगा. एसीटीएच जब बढ़ेगा तो इससे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंक्रीज होंगे और ये एक्शन होगा. लेकिन जैसे ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंक्रीज होंगे नेगेटिव फीडबैक एक्शन हो जाएगा ऑन द सीआरएच. ठीक है. सो दिस इज जस्ट सिंपल थिंग. तो ये बेसिकली आपको ये चीज बताइए कि अगर स्ट्रेस हो आपको तो क्या क्या होगा? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी. सो इट इज गोइंग टू पुट अ लोड ऑन योर हार्ट. ठीक है. जो हार्ट अटैक कॉमनली कहते हैं कि स्ट्रेस के कारण. तो क्यों हो रहा है? इट इज थ्रू द एक्शन ऑफ दीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और कॉर्टिसोल. वो मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है. उसके साथ साथ वो क्या करे जा रहा है? वाटर एंड सोडियम के इनटेक आउट गोइंग को नहीं होने दे रहा है ना. तो सोडियम वाटर रिटेंशन हो रहा है विच इज अगेन क्रिएटिंग अ लोड ऑन द हार्ट प्लस हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है. तो ऑब्वियसली हार्ट फेलियर होगा ही होगा. इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, ब्लड शुगर बढ़ेगा, डायबिटिक टाइप स्टेट हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा पेशेंट को. परमिसिव एक्शंस को ये बढ़ाएगा. परमिसिव एक्शंस वही लाइपोलिटिक एंड कैलोरीजेनिक एक्शन. ठीक है.
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये बहुत बड़ा चैप्टर है, सो इसको पढ़ लो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जब तुम एक बेसिस पे फोकस कर लोगे ना, एक फैक्ट पे कि स्ट्रेस में हो क्या रहा है, तो अपने आप ही सारी चीजें तुम्हें याद आती रहेंगी। ठीक है, अब सेकंड आया अपना प्लीज कीप क्वाइट एंड कैंसिल। सो नेक्स्ट इज के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है। तो जो रिसेप्टर्स हैं वो तो प्रेजेंट है लिम्बिक सिस्टम में, अपन ने बात करी ली, लिम्बिक सिस्टम ऑफ द हाइपोथैलेमस। एडिसन्स डिजीज का मतलब क्या है? कॉर्टिसोल के लेवल्स को नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाने में, तुम्हें पढ़ने में नहीं इंटरेस्ट तो यू कैन गो, जस्ट राइट डाउन योर रोल नंबर एंड गेट आउट, डोंट डिस्टर्ब द रेस्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, योर कमेंट्स आर क्वाइट लाउड, दे कैन बी हर्ड। ठीक है, इतने स्मार्ट तुम हो नहीं, रिमेंबर दैट। एडिसन्स डिजीज में क्या होगा? कॉर्टिसोल का लेवल लो होगा। कितना लो? बिलो 9। ठीक है, अगर 11 तक है तो हम उसको स्टिल एडिसन्स लेबल नहीं करते, जब तक 9 तक लेवल नहीं जाता तब हम उसको एडिसन्स लेबल करते हैं। उसमें क्या होगा? मूड चेंजेस होंगी, इरिटेबिलिटी, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्मेल एंड टेस्ट। पेशेंट को हर तरीके की स्मेल डिस्टर्ब करेगा, टेस्ट में उसको नमक का टेस्ट बहुत ज्यादा आएगा, स्पेशली साल्ट जो है वो उसको बहुत आएगा। ठीक है, ईईजी वेव स्लो होंगी। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है अगर कॉर्टिसोल का लेवल एक्सेस हो जाए तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ब्रेन जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी, पेशेंट विल बी वेरी हाइपर एक्टिव, कैनॉट सिट स्टिल। ठीक है, वेव ईईजी वेव्स जो है वो इंक्रीज होंगी, फास्टर होंगी। फास्टर ईईजी वेव्स का मतलब क्या है? लोअर स्लीप। निकल जाओ बाहर तुम तीनों चारों, हट जाओ, गेट अप। इडियट्स, 2 बार बोल दिया, तुम्हें समझ नहीं आती? ईईजी वेव्स जो हैं वो तेज होंगी, वेव्स अगर ज्यादा फास्टर होंगी तो इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द स्लीप। सो पेशेंट जो है वो डिस्टर्ब्ड स्लीप उसकी होगी, प्लस उसको कन्वल्शंस होने के ज्यादा वो रहेगा, व्हाट यू से, ही विल बी मोर प्रोन टू कन्वल्शंस। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत केयरफुली हमें स्टेरॉइड थेरेपी, स्टेरॉइड्स कब देते हैं हम? बहुत सारे केसेस में देते हैं, जैसे एलर्जिक कंडीशंस है, नॉर्मल एक पेशेंट है उसको आर्टिकेरिया हो रहा है, कंट्रोल नहीं आ रहा एंटीहिस्टामिनिक से, सो वी शिफ्ट ओवर टू द स्टेरॉइड। अब जब तक हमने ये नहीं देखा कि ये पेशेंट कहीं हाइपर कॉर्टिसोल स्टेज में तो नहीं है और हमने अगर उसको स्टेरॉइड्स दे दिए तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डेट्रीमेंटल टू हिज हेल्थ। So we must focus on his physical appearance, on his blood pressure, on his glucose levels before we are going to start the steroid. And इसीलिए किसी भी steroid को जब हम start करते हैं तो उसकी पहले एक loading dose होती है, लोड करके फिर उसको कम कर दिया जाता है। एकदम 7 days के बीच में ही we are told कि आप 3 दिन एक टैबलेट लोगे, फिर अगले 3 दिन उसको आधी कर दोगे, फिर उसको बंद कर दोगे। ठीक है, लोडिंग डोज देने के बाद उसको एकदम से टेपर किया जाता है। दिस इज द मेन रीजन कि कहीं ऐसा ना हो कि दैट पेशेंट इज ऑलरेडी इन अ हाइपोकॉर्टिसोल स्टेज और ऊपर से हम स्टेरॉइड्स देके इसके लिए डेट्रीमेंटल प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, तो अगर इंक्रीज स्टेट होगी तो इट कैन लीड टू एपिलेप्सी। जीआईटी अगेन, स्ट्रेस में आपने सुना है कि पेप्टिक अल्सर, स्ट्रेस वाले पेशेंट्स को पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। क्यों? मिकोजा नहीं बनने दे रहा। हमने बात करी कि उसको कोई मतलब नहीं है स्किन, नेल्स, हेयर, मिकोजा, है ना, इट इज नॉट गोइंग टू डील विद दैट। तो वो जीआई मिकोजा जो है उसको अच्छे से प्रोलिफरेशन उसकी नहीं होने दे रहा, प्लस सिक्रीशंस को बढ़ा रहा है। सो दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू लीड टू पेप्टिक अल्सरेशन। सी, इंक्रीज एसिड सिक्रीशन प्लस डिक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ द मिकोसल सेल्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो एक स्ट्रेस वाले पेशेंट को पेप्टिक अल्सर भी होगा एंड उसके प्रोटीन वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग भी होगी, उसके बोन्स भी वीक होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस भी होगा, इसके साथ साथ उसके बाकी मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो यू कैन इमेजिन कि स्ट्रेस इज जस्ट नॉट एक्टिंग ऑन योर मेंटल स्टेटस, इट इज एक्टिंग थ्रू आउट द बॉडी ऑन ईच एंड एवरी ऑर्गन। तभी कहते हैं स्ट्रेस में हेयर फॉल, इट्स वेरी कॉमन कि स्ट्रेस में हेयर फॉल होता है। दिस इज द रीजन, बिकॉज उस समय स्ट्रेस ने, जो कॉर्टिसोल है
वो सिर्फ उस स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प विद एनी अदर थिंग. ठीक है. ब्लड में आपको क्या दिखेगा? पॉलीसाइथीमिया दिखेगा. हमने बात करी है कि आरबीसी इसको ये इंक्रीज कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि ज्यादा ऑक्सीजन भेजू, ज्यादा ग्लूकोज कैरी हो, ज्यादा ऑक्सीजन कैरी हो. ठीक है. तो आरबीसी को ये स्टिमुलेट करेगा, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट होगा, प्लेटलेट स्टिमुलेट होंगे, बाकी सारे कम हो जाएंगे, लिम्फोपीनिया, इओसिनोफिलिया ये सब कम हो जाएंगे. ठीक है. अब ये आया आपका लास्ट, यही है. क्या टाइम क्या हो रहा है? 50. सो वी हैव 10 मिनट्स. ये अपन क्विकली डिस्कस करेंगे. क्यों मैं कह रही थी कि ये याद रखना कि ये क्या क्या कर रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कर रहा है, वेसोडाइलेटेशन को कम कर रहा है. दूसरा मैंने क्या कहा था? ये जो आपकी कैपिलरीज है उससे जो परमेबिलिटी जो है उसको कम कर रहा है. तो ये एक्शन इसका काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक एक्शन. इन्फ्लेमेशन के 5 क्या होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स? रेडनेस, स्वेलिंग, एडिमा या स्वेलिंग एक ही बात है. मतलब टिश्यू से फ्लूइड निकलता है, रेडनेस होती है, वेसोडाइलेटेशन होती है, फ्लेयर रिस्पॉन्स है ना, फ्लेयर रिस्पॉन्स इज देयर. सो लेट अस सी क्या हो रहा है. इन्फ्लेमेशन क्या है? इट इज बेसिकली द रिएक्शन टू टिश्यू डैमेज या बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले ये वाले रिलीज हो रहे हैं, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ये रिलीज हो रहे हैं. ये सारे वेसोडाइलेटर्स हैं. ठीक है. ऑल ऑफ दीज आर वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस. देन सेकेंडली ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, दिस इज नोन एज एरिथमिया. ठीक है. वही जो रेडनेस अपन ने कहा, फ्लेयर जो कहा, वो फ्लेयर है, रेडनेस, एरिथमिया. ठीक है. थर्ड, वहां से टिश्यू लीकेज हो रही है. क्या? एंडोथेलियम की परमेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि डैमेज हो रही है एंडोथेलियम वहां पे. तो टिश्यू से फ्लूइड रिलीज हो रहा है विच इज लीडिंग टू एडिमा. एडिमा फिटिंग नॉन फिटिंग रहेगा. देन इन्फिल्ट्रेशन ऑफ, ऑब्वियसली कि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहां पे कोई ना कोई टिश्यू डैमेज है, तो डब्ल्यूबीसी वहां को भागेगा उसको रिपेयर करने के लिए. एंड फाइनली वहां पे फाइब्रस टिश्यू बनके हीलिंग हो जाएगी. क्लियर है? ये इन्फ्लेमेशन के स्टेप्स होते हैं कि पहले सबसे वहां पे डायलिटेशन होगी, कैपिलरी से फ्लूइड निकलेगा, रेडनेस होगी, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एक्सेट्रा निकलेंगे, फिर उसको हील करने के लिए डब्ल्यूबीसी आएंगे, डब्ल्यूबीसी वहां पे अपना क्लम्प बनाएंगे, फाइब्रस टिश्यू बनाएंगे और हीलिंग करेंगे. ठीक है. ये इन्फ्लेमेशन है. अब ये कॉर्टिसोल क्या करता है? ये अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन को ही ब्लॉक कर देता है. अर्ली स्टेजेस क्या थी? वेसोडाइलेटेशन होना. वेसोडाइलेटेशन कौन कर रहा था? प्रोस्टाग्लैंडिन. और ये क्या कर रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर रहा है. तो ये वेसोडाइलेटेशन नहीं होने देगा. सेकेंडली परमेबिलिटी नहीं होने दे रहा. परमेबिलिटी, कैपिलरी एंडोथेलियम की परमेबिलिटी को कम कर रहा है. तो वहां पे क्या होगा? फ्लूइड नहीं निकलेगा, एडिमा नहीं होगा. रेडनेस नहीं हुई, एडिमा नहीं हुआ. ठीक है. 2 चीजें क्लियर हो गई. तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है कि ये इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है. ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन के साइंस एंड सिम्टम्स को कम कर रहा है. लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि ये साइंस एंड सिम्टम्स को तो कम कर रहा है, लेकिन क्या ये कॉज के ऊपर एक्ट कर रहा है? नहीं. डब्ल्यूबीसी को तो भी ये कम कर रहा है, डब्ल्यूबीसी को ये कम कर रहा है, सारे डब्ल्यूबीसी को इसने कम कर दिया, आरबीसी को बढ़ाया, बाकी डब्ल्यूबीसी को ये कह रहा है कि इमीडिएटली तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अभी रिलैक्स करो. तो डब्ल्यूबीसी को तो ये कम कर रहा है, तो ऑब्वियसली हीलिंग को प्रमोट नहीं कर रहा. मतलब जो चीज हमें बाई चांस वहां पे बैक्टीरिया बैठे हुए हैं जिनको डब्ल्यूबीसी आके इनगल्फ करेंगे, तो ये डब्ल्यूबीसी को तो काम करने दे ही नहीं रहा अपना. तो जो मेन काम है वो तो ये नहीं कर रहा, मतलब रूट कॉज को तो ये ट्रीट नहीं कर रहा, लेकिन इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है. ठीक है. मतलब जैसे कि आप आग में तो जा रहे हो, अपना एस्बेस्टोसिस सूट कौन सा होता है, वो जो भी सूट पहन के आप आग में तो जा रहे हो, आपको आग तो नहीं लग रही, लेकिन आपने आग बुझाई नहीं है तो वो चलती जा रही है. समझ आते? तो इसका काम एंटी इन्फ्लेमेशन है, एंटी एलर्जिक है, लेकिन रूट कॉज को ये ट्रीट नहीं कर रहा. सो इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोलाइपेज ए, जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन कम हुए. प्रोस्टाग्लैंडिन कम हुई तो इन्फ्लेमेशन की रेडनेस कम हुई. ठीक है. इसके साथ साथ बस इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ल्यूकोसाइट्स के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देता है, टिश्यू डैमेज ये नहीं होने देता. परमिबिलिटी को डिक्रीज कर दिया तो एडिमा नहीं होने दिया. डब्ल्यूबीसी की माइग्रेशन को इसने कम कर दिया तो फेगोसाइटोसिस कम हो गया. टी लिम्फोसाइट्स को भी इसने कम कर दिया तो एंटीबायोटिक एक्शन भी कम हो गया.
तो रूट कॉज को ये ट्रीट नहीं कर रहा, लेकिन जो उसके कारण इन्फ्लेमेशन हो रही थी उसको ये कम कर रहा है. So it is definitely helping to control the inflammation, but obviously whenever we are giving the steroids, we need to deal with the root cause. अब ये कहाँ काम आता है? ये this is the difference between an MBBS doctor and a quack. क्वैक को क्या दिखेगा कि इस बंदे को इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो उसको स्टेरॉइड्स पे डाल देगा, स्टेरॉइड्स उसको 2 दिन में काम तो करके दे देंगे, पर रूट कॉज वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, पेशेंट ज्यादा प्रॉब्लम में वापस आएगा. एमबीबीएस डॉक्टर क्या करेगा? स्टेरॉइड तो इंक्रीज देगा कि भाई तेरी इन्फ्लेमेशन तो कम हो, लेकिन साथ साथ एंटीबायोटिक देगा. ठीक है, इट इज गोइंग टू गिव द एंटीबायोटिक और वॉट एवर थिंग इज बीइंग रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू कंट्रोल द इन्फेक्शन. If it is a bacterial infection, he'll give an antibiotic. If it is antiviral, so whatever. So मतलब उसके अकॉर्डिंगली वो रूट कॉज को ट्रीट करेगा. तो क्वैक्स की प्रैक्टिस ये होती है. स्टेरॉइड्स आर एक्सेसिवली यूज्ड बाय क्वैक डॉक्टर्स. ठीक है, आई थिंक वी शुड डू दिस. एलर्जिक में भी सेम इसका एक्शन रहता है बस. ठीक है, बाकी CNS रेटिना के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, सर्फेक्टेंट को इंक्रीज करता है. सर्फेक्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इफ यू रिमेंबर कि अगर कोई प्री टर्म, अगर तुम्हें पता हो तो प्री टर्म अगर कोई बेबी होता है, प्री टर्म बेबी का मतलब क्या होता है? बिफोर, हाँ, बिफोर हाउ मेनी वीक्स? 36 तो नॉर्मल है. हाँ, 32 वीक्स के आसपास, मतलब 7th मंथ या 8th मंथ में जो बेबी, इवन 8th मंथ में बच्चा मैच्योर होता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता. 7 मंथ में बच्चा प्रीमेच्योर है, प्रीमेच्योर बच्चे के लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, उसको हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं ताकि उसका जो लंग है, सर्फेक्टेंट जो है वो डेवलप हो सके. तो इसका एक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इन हेल्पिंग द सर्फेक्टेंट टू फॉर्म. ठीक है, सो ये इसके एक्शंस हो गए. अगली बार हम इसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस करेंगे. कोई डिफिकल्टी, समझने में कोई प्रॉब्लम? Just remember, it is going to deal with stress. To deal with stress, it is going to increase the glucose levels, oxygen levels, heart की contraction, and it is going to decrease the formation of skin, nails, mucosa, and every other thing. ठीक है, clear है? So basically फंक्शन क्या रहेगा? फ्यूल देना, फ्यूल बनाना. उसके अकॉर्डिंगली आप खुद ही देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, प्रोटीन में क्या होगा, फैट में क्या होगा. ठीक है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कर देना, पोटेशियम को डिक्रीज बाहर निकाल देना. क्लियर है? चलो.